हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स वन शॉट। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी मेरे अल्कोहल्स कैसे केमिकली बाकी मॉलिक्यूल के साथ, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी वुड स्टडी अबाउट अल्कोहल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अल्कोहल्स होते हैं इनका एक वर्सटाइल नेचर होता है। देखो, किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनती है कि वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करेगा जब दूसरे मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड उसके टच में आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दूसरे कंपाउंड अल्कोहल के टच में आते हैं ना, तो अल्कोहल्स दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, मतलब बिहेव कर सकता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरा अल्कोहल है ना, इसका वर्सटाइल नेचर है। तो मेरा अल्कोहल का वर्सटाइल नेचर है। ठीक है। क्यों वर्सटाइल नेचर है? बिकॉज यहाँ पे मेरा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। तो हमने पहले वही स्टडी करना है कि कब मेरा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है और कब मेरा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो मैं अल्कोहल्स की अगर बात करूँ एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरह से बिहेव करेगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये वर्सटाइल नेचर है। अब देखो, जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना, तो हमेशा जो मेरा बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? वो टूटेगा ओ एच बॉन्ड। तो ओ एच बॉन्ड इज़ ब्रोकन। हमेशा ये पता लगाने का एक वो है कि जब भी आप देख रहे होगे अल्कोहल में से ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यानी कि मेरा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। ऑन द अदर हैंड वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। ठीक है। आसान था ना। तो ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अब मुझे खुद बताओ कि नेगेटिव चार्ज को किससे प्यार होगा? पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा। हाँ जी, बिल्कुल उससे प्यार होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली अपना अल्कोहल लेता हूँ, ये अल्कोहल है, मेरे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, और इसी लोन पेयर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किससे प्यार होगा? इलेक्ट्रॉन को प्यार होगा पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज, जो कि मेरा कार्बोकेटायन है। ठीक है। ये क्या है? मेरा कार्बोकेटायन। और ये क्या है? अल्कोहल। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये इस पॉजिटिव चार्ज को, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन तो भाई बहुत ही बड़ा हेल्पर है ना, सबकी हेल्प करता है, पर वो खुद पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो होगा क्या कि आर के साथ ओ के साथ एच तो है ही पहले से, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है। ठीक है। क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है, जिससे कि इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मेरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से क्या होगा? चाहिए होगा, है ना। तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बोलता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, और ये यहाँ पे हमारा हो जाता है डीप्रोटोनेशन। इसी को तो मैं डीप्रोटोनेशन कहता हूँ, है ना। तो अगले ही स्टेप में क्या होता है? मुझे मिल जाता है आर ओ, और ये पूरी स्पीशीज, और निकल क्या जाता है? H प्लस निकल जाता है। इसको मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे हो गया डी प्रोटोनेशन। क्या बोल दिया? डी प्रोटोनेशन यहाँ पे हो गया। तो आर ओ एंड सी मुझे यहाँ पे मिल जाता है, इसके लोन पेयर अभी भी यहाँ पे होते हैं। तो इससे पता क्या लगता है? अब यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड टूटा है, इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, टूट गया है। यही पता लगाने का तरीका है कि जब भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो मेरा अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। आसान है। अल्कोहल मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन से क्यों रिएक्ट करवाया? बिकॉज यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है, अपने बॉन्ड बनाता है ये, जिससे कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गायब होता है, बट ऑक्सीजन खुद पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। एंड ये पॉजिटिव चार्ज ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन दे के ये स्पीशीज बना लेता है, और इसी प्रोसेस को हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन हमें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। आसान था। अगले पे चलते हैं कि मेरा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव कर सकता है। तो अगला है कि अल्कोहल्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। फिर से अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कोई भी अल्कोहल ले लेता हूँ, लेट से मैंने ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल लिया। इस अल्कोहल में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोटोनेशन करूँगा। अब यहाँ पे एक रीज़न है, देखो कि मैं प्रोटोनेशन क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस अल्कोहल की कर दी प्रोटोनेशन, कोई भी प्रोटिक एसिड से। प्रोटिक एसिड यानी जो मुझे H+ आयन दे दे, यानी प्रोटॉन दे दे। तो अगर मैं इसकी प्रोटोनेशन कर रहा हूँ इस अल्कोहल की, तो मुझे मिल क्या जाएगा। अब देखो ये क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कह रहा हूँ, H+ है यानी एक प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार है। और यहाँ पे ऐसा कौन है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो देने के लिए रेडी भी हो जाता है कभी भी, तो ऑक्सीजन ही तो है मेरे पास ऐसा। तो अगले ही स्टेप में मैं देखने को ये मिलता है कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को दे देता है। इसने हाइड्रोजन को शेयर करवा लिया, पर ये दे तो देता है, और अभी ऊपर बताया था खुद पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटने देगा। वो क्या करेगा, कार्बन से ही बॉन्ड तोड़ लेगा और अपना अलग वाटर के उस पर निकल जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड यहाँ पे शेयर हो रहा है, इसकी क्लीवेज होगी यानी ब्रेक डाउन होगा। और अगले ही स्टेप में हमें क्या देखने को मिल जाएगा कि जो मेरा ये वाली स्पीशीज़ थी, इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड साथ में ये वाली स्पीशीज़ अपना वाटर बन के अलग निकल जाती है। क्या बन जाती है, वाटर बन के अलग निकल जाती है। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे H+ है तो कोई हेलाइड भी तो हो ही सकता है ना, कोई भी हेलाइड हो सकता है। तो लेट से मेरे पास ब्रोमाइड ऐसा हेलाइड है, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होता है, अभी ऊपर बताया था पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है। तो ये क्या कर लेगा, RCH2, यहाँ पे Br जो है आके अटैच हो जाएगा, तो RCH2 के साथ Br आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी स्टेबल हो गया यहाँ पे, और ये वाटर वाला मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है। ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। एंड ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे बनी है, ये अल्कोहल भी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमने इसकी प्रोटोनेशन करी है। तो इस स्पीशीज़ को यानी इस कंपाउंड को मैं कहता हूँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कह देता हूँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह देता हूँ। तो ये तो देखो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे अल्कोहल का मेरा वर्सटाइल नेचर होता है, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। तो अब हम इसके दोनों यानी डुअल नेचर के हिसाब से ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला पार्ट, जिसमें अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे अल्कोहल मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे सबसे पहले आती है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेरे अल्कोहल। सेकेंडली आती है एसिटाइलेशन, एंड थर्डली आती है एस्टेरिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, यानी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मेरी दो स्पीशीज़ जो हैं वो रिएक्ट करके बना देती है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर होता क्या है, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, इसको मैं कहता हूँ ईस्टर है, ठीक है। अब एस्टेरिफिकेशन में ऑब्वियसली अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो अल्कोहल लूँगा। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि मैंने अपने अल्कोहल में डाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी RCOOH। ये क्या है मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या था, अल्कोहल था। तो मुझे यहाँ पे मिल क्या गया, मुझे यहाँ पे मिल गया एग्जैक्टली ईस्टर, तभी तो हम इसको एस्टेरिफिकेशन के अंडर कर रहे हैं। एंड ये जो रिएक्शन यहाँ पे होता है, ये अंडर होता है प्रोटिक एसिड, यानी प्रोटोनेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। प्रोटोनेशन आ गया, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटोनेशन तो होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पे
वाटर भी हमें रिलीज़ होता दिखता है। ठीक है, इस रिएक्शन में वाटर भी हमारा रिलीज़ होता है। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश क्या बन गया यहाँ पे, ईस्टर। ठीक है, ये था मेरा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड, अगर मैं स्टेरिफिकेशन के अंडर में ही बात करूं तो फिर से मैं अपना अल्कोहल लूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्कोहल को रिएक्ट करा दूंगा एसिड क्लोराइड के साथ, यानी आर सी ओ सी एल। आर सी ओ सी एल ये है क्या, बेसिकली आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इसको मैं कहता हूँ एसिड सॉल्ट। क्या कहता हूँ मैं इसे, एसिड सॉल्ट। यहाँ पे ये एसिड क्लोराइड बन रखा है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये रिएक्शन जो पर्टिकुलर, अच्छा मिलेगा क्या मुझे, फिर से ईस्टर ही मिलना, ये तो पक्का हो ही गया है ना कि ईस्टर तो भैया मिलना ही है। साथ में मुझे यहाँ पे मिल जाता है एच सी एल इन एक्सिस। एक्सिस में मुझे यहाँ पे HCl मिल जाता है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के। और यहाँ पे ऊपर तो हम प्रोटिक एसिड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर मेरा यूज़ होता है C5H5N। C5H5N हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये अगर मैं इसके कैरेक्टर की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कम एसिडिक है, यानी बेसिक इन नेचर ही है। ठीक है, तो बेस है ये मेरा, सो दैट टू न्यूट्रलाइज द HCl, यानी कि HCl को ये क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे जो यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है वहाँ की, इस ये बेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तब जाके मुझे ईस्टर जो है वो अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में मिल पाता है। ठीक है ना, फाइन। तो ये एस्टेरिफिकेशन था, प्रोसेस इन विच टू स्पीशीज रिएक्ट करके मेरा ईस्टर प्रोड्यूस कर दे तो मैं उसे एस्टेरिफिकेशन कहता हूँ। ऑल्दो जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो प्रोटिक एसिड बना रहा था, और जब एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस की प्रेजेंस में ईस्टर बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में ईस्टर बना रहा था, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में। बेस की क्यों नीड पड़ गई, सो दैट ये HCl को न्यूट्रलाइज कर दे एंड मुझे ईस्टर अच्छी क्वांटिटी में मिले। यहाँ पर बेस की एज सच नीड नहीं थी, प्रोटॉन की नीड थी, तो प्रोटॉन ने नीड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करी और यहाँ पे वाटर भी मुझे निकलता हुआ दिखा। तो ये सेकंड सब पार्ट था अंडर एस्टेरिफिकेशन। हाँ जी, सेकंड मैंने बोला बिकॉज थर्ड भी है, थर्ड एंड द लास्ट वन जो है कि हम अल्कोहल की रिएक्ट करेंगे एसिड अनहाइड्राइड के साथ। एसिड अनहाइड्राइड कब फॉर्म होते हैं, जब मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है। तो एसिड एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड फ्रॉम एन एसिड। यानी अगर इस RCOOH में से मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ तो मुझे मिल जाता है मेरा एसिड अनहाइड्राइड। ऑल्दो हम इसके बारे में अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी देखेंगे, वो भी अपलोड जल्दी होगा। वहाँ पे हम पूरा इसका नोमेनक्लेचर वगैरह भी सब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कि एसिड एनहाइड्राइड बेसिकली होता क्या, एसिड के अंडर ही आएगा, तो विच इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ROH कैसे मेरा एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड अनहाइड होता क्या है, R-CO होल ट्वाइस O। ठीक है, R-CO होल ट्वाइस O। ऑल्दो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस ये भी एक प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है एंड यहाँ पे मुझे मिल जाता है अगेन ईस्टर, तभी तो एस्टेरिफिकेशन के अंदर हम इसे कर रहे हैं। और ईस्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ROCOR- प्लस हमें यहाँ पे दिखता है कि हमारा जो है एसिड भी निकल कर आ रहा है, एसिड भी यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल को मैंने रिएक्ट करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया एसिड सॉल्ट के साथ, एंड अल्कोहल को ही मैंने रिएक्ट करवाया एसिड अनहाइड्राइड के साथ। ये क्या है, एसिड अनहाइड्राइड, हाइड्राइड नहीं है, अनहाइड्राइड है, इसलिए जब एसिड में से मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता हूँ तब जाके प्रिपेयर होता है, विच विल बी मोर क्लियर टू यू इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला था जहाँ पर OH बॉन्ड आपको ब्रेक होता दिखा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो O और H का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर भी O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर भी O और H का। तभी मैंने बोला कि ये
ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे अल्कोहल मेरा बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल मेरा बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो अगर इसी का हम एक एग्जांपल डिस्कस करें तो देखते हैं आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। इसी का अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो मैं रिएक्ट करवा देता हूँ CH3COOH प्लस C2H5OH। ये क्या है मेरा इथाइल अल्कोहल, ये क्या है मेरा इथेनोइक एसिड विच इज़ एन एसिटिक एसिड, कॉमन नेम जिसका है, और ये हो रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से निकल कर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है इथेनॉइक एसिड के साथ, यानी एक एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लग रखा है। इन दोनों की रिएक्शन अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करी थी एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोटोनेशन होनी ज़रूरी है, यानी प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोटॉन की नीड थी और वो प्रोटॉन मेरा एक प्रोटिक एसिड ही दे सकता है और वो प्रोटिक एसिड यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलता क्या था? ईस्टर मिलता था। ईस्टर अब कैसे प्रिपेयर हो सकता है? हाँ जी, ईस्टर कैसे प्रिपेयर होगा? देखिए, इसका CH3 ले लो, इसका C2H5 ले लो, ठीक है, साथ में C डबल बॉन्ड O लगा दो। बिकॉज अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे वाटर निकल रहा था, तो बेसिकली निकालना तो यहाँ से भी वाटर ही निकालना है, तो पहले तो वाटर निकाल दिया। उसके बाद बचा क्या? CH3 बचा, साथ में ये C बचा, और ये पूरा OO भी है, और इधर से C2H5 बचा, और ये H यानी H2O बाहर निकल गया। तो CH3COO C2H5 यहाँ पे मुझे मिल गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो हम ईथर्स में, ईथर कह रहा हूँ सॉरी, ईस्टर्स में करेंगे, एल्डिहाइड की टोन में एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो इसका नाम अगर मैं दूँ तो ये होता है इथाइल इथा इथेनोएट, ठीक है। तो इथाइल इथेनोएट मुझे यहाँ पे मिल गया, जिसको मैं इथाइल एसीटेट भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पे वाटर भी हमें निकलता हुआ दिखा। तो हो गया ना, MOP से क्वेश्चन बनते हैं ना अल्कोहल्स के, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये कंप्लीट करा, और यहाँ पे एसाइल क्लोराइड यूज़ किया था, और ये जो बेस यहाँ पे यूज़ किया इसका नाम क्या है? पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन इसका नाम था, और यहाँ पे HCl हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? पिरिडीन यूज़ कर क्यों रहे थे? बिकॉज यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा था, तो पिरिडीन की यूसेज से हम उस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और मैंने बता दिया था यहाँ पे हम ईस्टर की गुड क्वांटिटी के लिए ये काम कर रहे थे, ठीक है। ये सबसे पहला था स्टेरिफिकेशन, ठीक है। अगले पे चलते हैं विच इज़, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड MOP इसकी, विच इज़ MOP कह रहा हूँ सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन बेसिकली होता क्या है? जैसे स्टेरिफिकेशन क्या था? ईस्टर प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो स्टेरिफिकेशन बन रहा था। ऐसे ही एसिटाइलेशन में क्या होता है? जब हम हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल्स में एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोसेस को मैं एसिटाइलेशन कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूँगा क्या? एक लूँगा मैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जो एसिटाइलेशन है वो प्रोड्यूस करता है एस्पिरिन को। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, और इधर ऑर्थो पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में OH, इसको मैं क्या कहता हूँ? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करते ही बेसिकली ये मॉलिक्यूल दिखता कैसा है? ये यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, तो चलिए CH3 को लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O भी है, एंड ये कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन ऑक्सीजन के साथ। तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3O। तो ये मेरा यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? जो ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइन। इसकी अगर मैं कर दूँ प्रोटोनेशन,
यानी प्रोटिक एसिड के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट करवा दूँ तो मुझे क्या मिलता है, COOH तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे ऐड हो जाता है OCOCH3। क्या ऐड हो जाता है, OCOCH3, और इसी को मैं कहता हूँ एस्पिरिन। क्या कह देता हूँ, एस्पिरिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। देखो OH बॉन्ड टूटा है ना, OH बॉन्ड टूटा है एंड यहाँ पे एसिटाइल, इस ग्रुप को मैं क्या कहता हूँ, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया तो मैंने बोल दिया कि मेरी एसिटाइलेशन हो गई। ठीक है, और क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड, जिसकी एसिटाइलेशन करके मुझे क्या मिल गया, एस्पिरिन मिल गया। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप को ही हम एसिटाइलेशन कह देते हैं। ठीक है, सिंपल था। तो ये था एसिटाइलेशन। अब डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद मेटल्स। तो होता क्या है, अल्कोहल्स मैंने आपको पहले बता दिया था वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड रिएक्ट करते हैं ये एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, कौन से एक्टिव मेटल, सोडियम, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके एक गैस लिबरेट करते हैं जो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बस सिंपल सा था। तो होता क्या है कि मेरे 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ मेटल के साथ। ठीक है, और दे क्या दे देता है, ये बना क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ ROM। पहले मैं ऐसे एक जनरल लिख रहा हूँ बेसिकली, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो सकती है। एम मेरा क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। So 2ROH plus 2M gives 2ROM plus H2। ठीक है, अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, एग्ज़ाम्पल में मैं ले लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH अगर रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम जो कि एक एक्टिव मेटल है इसके साथ, तो ये दे क्या देता है, यहाँ पे दे देता है CH3CH2O होल ट्वाइस मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे क्या है, +2 जाती है। ठीक है, ओके, तो ये मैग्नीशियम के साथ बन के हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है और इसका नाम अगर मैं दूँ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम इथॉक्साइड, ईथ ऑक्साइड। ठीक है, CH3CH2O होल ट्वाइस मैग्नीशियम के साथ ये बनाता है। फाइन है, और H2 यहाँ पे निकल जाता है। अगर मैं एक और इसका एग्जांपल लूँ तो वो क्या बनता है, CH3CH2OH जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ तो देता है 2 मोल्स ऑफ CH3CH2ONA। अब इसका नाम आप खुद से बताओ, ये अगर मैग्नीशियम इथॉक्साइड था तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सोडियम ईथ ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती हुई दिखती है। ठीक है, 2 moles of CH3CH2OH यानी ethanol reacts with 2 moles of active metal that is sodium here gives 2 moles of CH3CH2ONA that is sodium ethoxide and liberates the hydrogen gas। ठीक है, इधर भी अगर आप देखो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो अल्कोहल है वो बिहेव कर रहा है ऐसा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी पहले से ही +2 थी, यहाँ पे सोडियम की +1 थी, इसलिए हमने 2 मोल्स लगाया। तो बेसिकली 2 मोल्स भी हम कंडीशन देख के ही लगाते हैं, यूज़ करते हैं। फाइन, अब ये था रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये रिएक्शन देख के हमें पता चलता है कि मेरे अल्कोहल्स एसिडिक इन नेचर है। इनके एसिडिटी के ट्रेंड के बारे में अगर बात करूँ, वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही आना चाहिए, तो मेरे जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनकी एसिडिटी 2 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होती है एंड 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिटी उनसे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल क्यों होता है, इनमें पोलर नेचर पूरा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था जब हमने इंट्रोडक्शन करा था अल्कोहल एंड फिनॉल्स का।
अल्कोहल मेरे वीकर एसिड होते हैं देन वाटर, ये भी बता दिया था। अब यहाँ पे एक नई चीज़ क्या बताने वाला हूँ मैं, कि जो मेरे फिनॉल्स की एसिडिटी होती है ना, यानी जो मेरे फिनॉल्स की एसिडिटी होती है, फिनॉल्स की एसिडिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल की एसिडिटी से। तो ये क्यों होता है? इसके यहाँ पे दो मेन कारण है, दो रीज़न है, सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये जो बेसिकली है फिज़िकल प्रॉपर्टी में ही आना चाहिए, और मैं फिज़िकल प्रॉपर्टी वाली वीडियो भी अपलोड चैनल पर हो चुकी है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। पूरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की बता रखी, ठीक है। यहाँ पे अगर बेसिकली मैं शॉर्ट में बताऊँ कि फिनॉल्स की जो एसिडिटी है ये अल्कोहल की एसिडिटी से ज़्यादा क्यों होती है, ड्यू टू टू मेन रीज़न। देखो, एक रीज़न तो ये होता है कि जो फिनॉक्साइड आयन मेरा प्रोड्यूस होता है वो एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा रीज़न कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखने को मुझे मिलता है फिनॉल्स में। अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिस स्पीशीज़ की होती है उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, एंड अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे जो कार्बन है फिनॉल पे, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसका s कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि वो बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड अगर अच्छा खासा है तो ऑक्सीजन क्यों चाहेगा अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, स्पीशीज़ छोड़ के नहीं चाहेगा। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड क्योंकि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी पोलैरिटी मेंटेन होने की वजह से हाइड्रोजन को वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो भाग पाता है, इसीलिए फिनॉल्स हमारा ज़्यादा अच्छे से H+ दे पाता है दैन अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि अल्कोहल्स में बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन मेरा फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ पुल करता है ना, तो वो पुल हाइड्रोजन से ना करके इस एल्काइल ग्रुप से कर लेता है, बिकॉज ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पर भी आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है, यानी आर और ओ के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अच्छे से हो रही है, तो हाइड्रोजन से वो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। बट फिनॉल में ऐसा नहीं होता, फिनॉल में तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा है, एस करेक्टर ज़्यादा है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पुल करता है, एंड हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छे से लीव कर पाता है मॉलिक्यूल को दैन इसके मुकाबले, ठीक है, अल्कोहल्स के मुकाबले, ठीक है। तो अल्कोहल्स की एसिडिटी इसलिए कम होती है फिनॉल की एसिडिटी से। ये पूरा मैंने आपको रीज़न यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो चलिए एक और चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूशन में डिस्कस कर लेते हैं कि ROH में से अगर मेरा H+ यहाँ पे निकलता है तो मुझे मिलता क्या है, RO नेगेटिव, ठीक है। H+ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। होता क्या है, ये जो यहाँ पे बना है ना, इसी को मैं कहता हूँ एल्कोक्साइड आयन। क्या कह देता हूँ, एल्कोक्साइड आयन कह देता हूँ, ठीक है, RO नेगेटिव को। और सेम अगर मेरा फिनॉल के साथ होता है, सेम अगर मेरे फिनॉल के साथ हो तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है O नेगेटिव प्लस H+। ये जो बना है इसको मैं कहता हूँ फिनॉक्साइड आयन, और बोला यह जाता है कि फिनॉक्साइड आयन मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है दैन एल्कोक्साइड आयन, बिकॉज खुद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, जिससे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आएंगे, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को भी हमें मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, और यहाँ पे सारे यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज इधर, डेल नेगेटिव चार्ज इधर, डेल नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे भी आ गया, तो ये जो ओवरऑल स्पीशीज़ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर से भी और रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ फिनॉक्साइड आयन मेरा स्टेबल है दैन एल्कोक्साइड आयन। ये स्टेबल है यानी ये बनना ज़्यादा आसान है, तो ये H+ को आसानी से छोड़ देगा ना, ये H+ को छोड़ने में दिक्कत करेगा, इसलिए ये H+ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, एंड देयरफॉर
मेरे फिनॉल्स की एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी। एक छोटा सा यहाँ पे हम इसी में फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, जो कि है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। क्या है? रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। होता क्या है कि अगर मेरा कोई भी अल्कोहल है एंड ये रिएक्ट करता है मेटल हाइड्राइड के साथ, यहाँ पे ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। तो मुझे मिलता क्या है? CH3ONA प्लस नेगेटिव। इसको मैं क्या कह देता हूँ? सोडियम मीथॉक्साइड। और यहाँ पे फिर से लिबरेट होती है मेरी हाइड्रोजन गैस। तो ये बेसिक सा सिंपल सा रिएक्शन था जहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट किया मेटल हाइड्राइड के साथ एंड उसने सोडियम मिथॉक्साइड दे दिया, यानी कि CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। इसका एक पांचवा भी देख लेते हैं, जो कि एक लास्ट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्ट करता। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो मेरा अल्कोहल है ये रिएक्ट करता है RMgX के साथ, विच इज़ एल्काइल, बिकॉज एल्काइल ग्रुप लगा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऐसा मेटल हेलाइड। ठीक है, इसी को तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहता हूँ। हैलोरीन्स वाली वीडियो आई होप देखी होगी। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, यहाँ पे मुझे मिल जाता है R-H विच इज़ माई एल्केन। तो ये एल्केन की प्रिपरेशन के भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एल्केन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और साथ में लिबरेट क्या होता है? ROMgX। क्या होता है? ROMgX। तो बेसिक सा था जहाँ पे मेरे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड के साथ टू प्रोड्यूस एल्केन एंड ROMgX। तो यहाँ पे हमने ये पूरे का पूरा डिस्कस कर लिया है। क्या चीज़? अल्कोहल्स को, जब मेरे अल्कोहल बिहेव कर रहे थे ऐसा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो 5 मेथड हमने यहाँ पे देखे, स्टेरिफिकेशन, एसिटाइलेशन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड एंड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कैसी प्रॉपर्टीज़ देगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। होता क्या है कि जब मेरे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड यानी HX के साथ, तो मुझे मिलता क्या है? RX यानी एल्काइल हेलाइड और हैलोअल्केन प्लस वाटर। ये आसान सा था बस। अगर मैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में कहूँ तो मेरे जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं यहाँ पे देन सेकेंडरी देन इन टर्न प्राइमरी। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी बात करूँ हाइड्रोजन हेलाइड की, ये तो बात थी अल्कोहल की कि कैसे कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूँ HX का, तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, देन HBr एंड देन HCl। क्यों ऐसा? बिकॉज ये वाला जो आयन है मेरा ऐसा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। बेटर न्यूक्लियोफाइल तो ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, ये यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल होता। ठीक है, तो जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में है CH3CH2OH जब रिएक्ट करता है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 हीट करके, तो यहाँ मिलता है CH3 का CH2Cl विच इज़ माई क्लोरोइथेन, साथ में लिबरेट होता है वाटर। ठीक है, और ये क्या था? इथेनॉल। 1 डिग्री है क्लियरली। 2 डिग्री के साथ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, CHOH प्लस HCl, ये यहाँ पे CH3 in the presence of anhydrous ZnCl2
टू गिव CH Cl CH3 देख रहे हो, CH Cl मिला और लिबरेट क्या हुआ, H2O। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करता है वो, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है तभी तो H2O मिल रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है तभी तो H2O मिल रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, जो ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको बताई, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूव्स मेथड। क्या कह देते हैं, ग्रूव्स मेथड कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रूव्स मेथड। टर्शरी वाले को नहीं कहते, इन दोनों मेथड्स को कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ग्रूव मेथड के अकॉर्डिंग अल्कोहल मेरे कैसे बिहेव करे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बिकॉज यहाँ पे क्लीवेज किसकी हुई, कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की। इधर भी देखो कार्बन ऑक्सीजन हुआ है तो H2O तभी निकला, इधर भी सेम। तो ये 1 डिग्री और ये मेरा क्या हो गया 2 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं 3 डिग्री के साथ बात करता हूँ तो CH3 OH प्लस HCl इन रूम टेम्परेचर। यहाँ पे देखो कैटलिस्ट ही चेंज हो गया, इसलिए वो इसके अंडर में नहीं आ रहा ग्रूव्स मेथड के अंदर। कैटलिस्ट यहाँ पे चेंज होकर रूम टेम्परेचर हो गया। क्या दे देता है, CH3 Cl प्लस वाटर, ठीक है। ये मेरा क्या है, इसका नोमेनक्लेचर अगर आप करोगे तो होगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ठीक है। सिंपल था, ग्रूव्स मेथड आसान था। अब HCl की जगह आप ये भी क्यूरियस होना चाहिए आपको कि क्या HBr और HI भी सेम रिएक्शन करते हैं, नहीं, वो थोड़ा सा अलग करते हैं। वहाँ पे कैटलिस्ट थोड़े से अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि CH3CH2OH को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ HBr के साथ, तो यहाँ पे ना मुझे कंसनट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालनी पड़ती, तब जाके मुझे क्या मिलता है, CH3CH2Br प्लस वाटर। तो जब मेरा अल्कोहल रिएक्ट किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता क्या है, CH3CH2Br प्लस वाटर। और ये मेरा क्या है, यही तो मेरा एल्काइल हेलाइड हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन 1 शॉट आ रखा है, देख लेना इस चैनल पे, ठीक है, देख लेना इस चैनल पे। तो ये था, अब Br का डिस्कस किया, चलिए अब I का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मेरा CH3CH2OH रिएक्ट करता है HI के साथ, 2 मोल्स ऑफ HI के साथ, तो वो तो देता है C2H6 प्लस I2 प्लस वाटर। यहाँ पे मुझे हेलो एल्केन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये रिड्यूस होता है टू हाइड्रोकार्बन दैन टू फॉर्म एल्काइल हेलाइड, यानी एल्काइल हेलाइड तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलता, मुझे यहाँ पे रादर मिल जाता है एल्केन। ये क्या है मेरा, इथेन मुझे यहाँ पे मिल गया। साथ में आयोडीन गैस भी रिलीज होती है प्लस वाटर, ठीक है। पर यहाँ पे ऊपर कैटलिस्ट हम क्या यूज़ कर रहे थे ग्रूव्स मेथड में, जल्दी बताओ बिना देखे, हाँ जी, अनहाइड्रस ZnCl2। टर्शरी में क्या यूज़ कर रहे थे, रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स। इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम 423 केल्विन पे हम इसे करते हैं, 423 केल्विन, और ये होता है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके, फाइन है, बिल्कुल। तो हमने देखा यहाँ पे पूरा ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हेलाइड। यहाँ पे क्या क्या आया था, अल्कोहल ने रिएक्ट किया HX के साथ, एल्काइल हेलाइड मिल रहा था। जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं HCl अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो हमें एल्काइल हेलाइड यानी हेलो एल्केन ही मिल जाता है।
वाइल टर्शरी और प्राइमरी सेकेंडरी को हम ग्रूव्स मेथड कहते हैं, टर्शरी को हम ग्रूव्स मेथड के अंडर नहीं लाते बिकॉज यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे बी आर और एच आई की जो रिएक्शन होती है वो सी एल से अलग होती है। बी आर के रिएक्शन में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं एंड यहाँ पे हम एच आई के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो रेड फोस्फोरस एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना है कि अल्कोहल रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके इथेन देता है, ना कि एल्काइल हैलाइड। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको मार्क कर लेना। बिकॉज जब अल्कोहल मेरे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जनरली क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड देते हैं, बट यहाँ पे मुझे एल्केन मिलता। क्यों? बिकॉज मैंने रेड फोस्फोरस यूज़ किया एंड एच आई के साथ रिएक्शन ये हो रहा था। ठीक है, टेम्परेचर 423 केल्विन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ सेकेंड। फर्स्ट देखा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अब यहाँ पे सेकेंड देख लेते हैं जो मेरा है फोस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो जब मैं अपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाता हूँ PCl5 के साथ, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाँ जी, ये हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में करा था, नहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करा था ना हेलो एल्केन्स की। तो ROH में जब मैं PCl5 डालता हूँ तो क्या मिलता था मुझे, हाँ जी रिकॉल करिए, देखते हैं कितना पता है। क्या मिलता था, हेलो एल्केन तो मिलता ही था, तो RCl लिख दूँ। साथ में क्या मिलता था मुझे, साथ में मुझे यहाँ पे मिलता था POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और PCl3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करता था तो मुझे H3PO3 मिलता था, वहाँ पे अलग मिलता था, यानी फोस्फोरिक एसिड मिलता था। यहाँ पे मुझे अलग रिएजेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड PCl3 के साथ करते हैं तो मुझे 3 मोल्स ऑफ ROH के साथ ही रिएक्शन करनी होती थी एंड 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता था, है ना, और साथ में H3PO3 यानी फोस्फोरिक एसिड मिलता था। बट यहाँ पे मुझे POCl3 यानी कि फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम देख लो बड़ा ही प्यारा है भाई, फोस्फोरस ऑक्सीजन है तो ऑक्सी क्लोराइड, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ मुझे यहाँ पे मिल गया HCl। ठीक है, और ये मेरा एल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन थी बट सिंपल सी। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, पहले कर ही चुके हैं वैसे तो। एल्काइल हैलाइड को मैं रिएक्ट करा देता हूँ SOCl2 के साथ। ठीक है, SOCl2 के साथ मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ और यहाँ पे पिरीडीन की प्रेजेंस में हम करा देते हैं, बेस है बिकॉज ये। ठीक है, मिलता मुझे क्या है, SO2 HCl तो निकलते हैं, तभी बेस्ट मेथड है, इसको डार्जन्स मेथड कहते हैं, राइट। और यहाँ पे मुझे एल्काइल हैलाइड भी मिलता है, SO2 भी रिलीज़ होती है प्लस HCl भी रिलीज़ किया जाता है। अब इसका नाम अगर मैं बता दूँ, इसका नाम देख लिया ना, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम होता है थियोनिल क्लोराइड, थियोनिल क्लोराइड। तो अल्कोहल मेरे थियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एंड SO2 एंड HCl मुझे यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिखता है बिकॉज ये एस्केपेबल गैसेस हैं, इवेपोरेबल गैसेस हैं, तो ये बेस्ट मेथड रिगार्डेड यहाँ पे होता है। हेलो एल्केन्स की 1 शॉट वीडियो देख लेना। ठीक है, तो अगले पे देखते हैं। नंबर 4 पे इसका आता है रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अगर मेरा कोई भी जनरल CH3CH2OH, जनरल तो नहीं वैसे इथेनॉल है, CH3CH2OH अगर मेरा रिएक्ट करता है NH3 यानी अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड 633 केल्विन टेम्परेचर, Al2O3 की प्रेजेंस में करता है एंड 633 केल्विन टेम्परेचर में, तो ये मुझे क्या दे देता है, एक अमीन दे देता है, एलिफेटिक अमीन, बिकॉज यहाँ पे एलिफेटिक अल्कोहल था तो मुझे मिलेगा भी क्या, एलिफेटिक अमीन ही मिलेगा। तो CH3CH2NH2 वाटर के साथ मुझे मिलता और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलमीन। क्या हो जाएगा, इथाइलमीन। ठीक है, आसान था ये भी।
यहाँ पे Al2O3 हमने यूज़ किया 633 केल्विन टेम्परेचर के साथ, एंड इथेनॉल मेरा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके दे गया इथाइल अमीन, यानी अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमीन दे देते हैं, वाटर भी निकलता है। रिएजेंट यहाँ पे पता होना चाहिए, Al2O3 हमने यहाँ पे यूज़ किया, ए फॉर अमीन मिल रहा है, ए फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, फाइन है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना CO क्लीवेज वाले रिएक्शंस भी। तो अल्कोहल्स के दो रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए आसानी से, विच इज़ जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है एंड जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों के दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ द क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब क्या ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जहाँ पे OH ग्रुप भी ब्रेक हो रहा है एंड CO ग्रुप भी ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू नो। OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो हमने अलग से रिएक्शन स्टडी कर लिए, CO बॉन्ड हो रहा था अलग से रिएक्शन स्टडी कर लिया। अब दोनों कहाँ पे हो रहा है वही हम देखने वाले हैं। थर्ड हमारा जो कि कहता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज, दोनों ही क्लीवेज को जब रिएक्शन इन्वॉल्व करेगा, यानी एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं, अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, फिनॉल्स पे अभी हम नहीं आए हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद अ प्रोटोनिक एसिड, यानी एक ऐसा एसिड जो मुझे प्रोटॉन दे सके, सच एज कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 एट अ सर्टन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का यूज़ होता है विच इज़ 443 केल्विन। दे गेट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एल्कीन्स, ठीक है, सिंपल। तो रिएक्शन लिखते हैं इसकी, CHOH, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। ये अल्कोहल मेरा रिएक्ट किया हीट में अंडर अ प्रोटिक एसिड, और मुझे दे क्या रहा है, ये एल्कीन दे रहा है, प्लस वाटर भी तो दे रहा है। एल्कीन भी दे रहा है प्लस वाटर। तो यहाँ पे दोनों का क्लीवेज हुआ, यानी C और OH का भी ब्रेक यहाँ पे हुआ एंड O और H का भी यहाँ पे ब्रेक हुआ, यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी यहाँ पे ब्रेक हुए, एंड कार्बन के साथ भी यहाँ पे हमें ब्रेकिंग देखने को मिली, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया था, एक प्राइमरी लिया था, ठीक है, क्या था मेरे पास, एक प्राइमरी अल्कोहल था। सेकेंडरी टर्शरी के साथ भी देख लेते हैं, यही सेम होता क्या है कि मैं यहाँ पे लूँगा अब सेकेंडरी को, यानी CH3 CH CH3OH। ट्विस्ट यहाँ पे क्या आता है कि प्राइमरी तो मेरे डायरेक्टली रिएक्ट हो रहे थे, बट सेकेंडरी एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूँ टर्शरी का भी, तो ये दोनों रिएक्ट होते हैं अंडर माइल्ड कंडीशंस, ठीक है। माइल्ड कंडीशंस में ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, यानी ये मेरा रिएक्ट होगा 85% H2SO4 440 केल्विन टेम्परेचर पर, एंड ये मेरा रिएक्ट होगा 20% इवन मोर माइल्डर H2SO4 एंड इवन लेसर टेम्परेचर 358 केल्विन। और यहाँ पे मिल मुझे एल्कीन ही जाएगा, ये कमेंट्स में बताना यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। इधर मैं बता देता हूँ, वैसे ये भी बताया देना, मैं बता देता हूँ फिर भी। 2 मिथाइल प्रोपीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे बन जाएगा एंड OH इसको ब्रेक कर जाएगा, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला निकल गया है ना, टेट्रा वैलेंसी ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी।
तो H2O हमें यहाँ पे रिलीज़ होता दिखेगा। ये एक बार कमेंट्स में बताना, देखते हैं कितना आपको पता लगा। तो यही बताने का एक बेसिकली मीनिंग था। एंड यहाँ पे बता दूँ डिहाइड्रेशन तो इन दोनों में भी हो ही रही है बिकॉज वाटर निकल रहा है। डिहाइड्रेशन जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्रीज में होती है ना, वो हमेशा अकर होती है इन अकॉर्डिंग्स विद सेट्सेफ रूल, हमेशा सेट्सेफ रूल के अकॉर्डिंग में ही होती। यानी मुझे यहाँ पे एक सेट्सेफ प्रोडक्ट भी मिलता है, हॉफमैन प्रोडक्ट भी मिलता है, राइट। ये सारा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने डिस्कस कर रखा है, उसकी वीडियो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ऑलवेज इज़ द मेजर प्रोडक्ट, है ना। जो सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा यहाँ पे, जो वही क्या बनेगा, मेरा एल्कीन मुझे बनने को मिलेगा। बिकॉज इधर तो अगर आप देखो तो मैंने सिमेट्रिकल अल्कोहल लिया था। एसिमेट्रिकल अल्कोहल अगर मैं लेता हूँ, एसिमेट्रिकल एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको पता लगेगा एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, ठीक है, बिकॉज वो उसी का पार्ट है। वो वाला अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ तो यहाँ पे सेट्सेफ रूल यानी कि एक मेजर प्रोडक्ट भी मिलता है और एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। एंड जो मेरा मोर स्टेबल एल्कीन होगा, जो मोर स्टेबल एल्कीन मेरा होगा, वही मेरा प्रोड्यूस होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। एंड यही बेसिकली सेट्सेफ भैया कहते हैं। हॉफमैन जी क्या कहते हैं कि जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा वो माइनर प्रोडक्ट ऐसा रिलीज होता, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अगला देख लेते हैं जो कि कहता है, तो सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में जब हम एमओपी डिस्कस कर रहे थे। होता क्या है ऑक्सीडेशन में कि अगर मेरे पास कोई भी मेरा अल्कोहल है एंड अल्कोहल की अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे मिल क्या जाता है, RC⋯OH, दैट इज़ एल्डिहाइड। और एक किसकी ऑक्सीडेशन मैंने करी है, प्राइमरी अल्कोहल की करी है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई। यही अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होता, यही अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होता एंड मैं उसकी ऑक्सीडेशन कर देता तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता, एक कीटोन मिल जाता, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी भी मैटर करता है। साथ ही साथ अगर मैं इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड स्टडीज़ के बारे में वैसे करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हो तो क्या देता है वो, यहाँ पे कीटोन मुझे वो दे देगा। एंड अगेन अगर मैं कीटोन की ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, फिर से एसिड। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी अल्कोहल्स में यहाँ पे बता दूँ दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन न्यूट्रल और अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन। बिकॉज होता क्या है यहाँ पे ना, हाइड्रोजन नहीं होता है कोई। आप देखो COH, CH3, 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 क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग आपको दिख रही है कार्बन और हाइड्रोजन की? तो बिकॉज यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती है, इसीलिए इनको ऑक्सीडाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है 2 मार्कर्स में कि ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स इज़ डिफ़िकल्ट, वाई, गिव रीज़न। बिकॉज यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हाउएवर शब्द तो आना ही है ना। अगर मैं इसकी ड्रास्टिक कंडीशन में करा दूँ तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हाउएवर प्रेफर नहीं होते हैं, ठीक है। बोथ कीटोन्स एंड एसीटोन्स, यहाँ पे एसीटोन कह रहा हूँ, सॉरी, कीटोन्स एंड एसिड जो है वो हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं। दैट इज़ अगर मैं अपना कोई भी एक टर्शरी अल्कोहल ले लूँ एंड उसकी ऑक्सीडेशन करवा दूँ अंडर अ स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने यहाँ पे KMnO4 डाल दिया, ये H2SO4 के साथ में डाला, ठीक है, एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि एलिवेटेड टेम्परेचर भी इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए।
अगर मैंने ये दोनों ड्रास्टिक कंडीशन में अपने टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाया तो मुझे बेटा आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा एसीटोन। एसीटोन क्या है? कीटोन, यानी टर्शरी करवा के भी मुझे कीटोन मिलता है, प्लस यहाँ पे मुझे एक एसिड देखने को भी मिल जाएगा विच इज़ CH3COOH। तो यहाँ पे मुझे एसिटिक एसिड भी देखने को मिल जाता है। कब होता है? फॉर अ वेरी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रास्टिक कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर एलिवेटेड था। वैसे तो टर्शरी अल्कोहल नहीं होते हैं प्रेफर्ड इतने टू प्रोड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, राइट। तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस यही था ऑक्सीडेशन में, और कुछ खास नहीं। ये पता होना चाहिए बस कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी कीटोन, थर्ड टर्शरी होते तो नहीं है, पर अगर हो गए ड्रास्टिक कंडीशन में तो कीटोन ही देते हैं। थर्डली एंड द लास्ट वन फाइनली, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड करेंगे अपने अल्कोहल्स की। फिनॉल्स बहुत छोटा है, जल्दी से करेंगे, वो सारा आपको पहले से आता है, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन, नाम से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ले लेता हूँ ROH यानी प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा कॉपर से अंडर 573 केल्विन टेम्परेचर। मुझे मिल क्या जाएगा यहाँ पे? मुझे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज़ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मुझे यहाँ पे मिल गया अगर मैंने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया कॉपर ऐसा मेटल के साथ, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और ये पहला केस था, यानी ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन थी। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ अपने सेकेंडरी अल्कोहल की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CCH3 कॉपर अंडर 573 केल्विन। रिलीज क्या होगा यहाँ से? देखो, ध्यान से देख लो, H2O निकलेगा यहाँ से। H2O नहीं, सॉरी, H2 निकलेगा, अभी ऊपर भी बताया था ना। हाँ, H2 निकलेगा, ठीक है। तो मिल क्या जाएगा मुझे यहाँ पे? CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H2, ठीक है। क्या मिल गया? कीटोन। H2 निकलेगा, H2O नहीं, H2 निकलेगा। ये क्या था? अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ कॉपर अंडर अ वेरी एलिवेटेड टेम्परेचर दैट इज़ 573 केल्विन, तो मुझे मिल क्या जाता है? कीटोन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोपेनॉन मिला, यानी CH3 डबल बॉन्ड O, साथ में H2 निकलता दिखता है, ठीक है। अब लास्टली बात कर लेते हैं टर्शरी अल्कोहल की। होगा क्या? फिर से वही CH3 CH3 CH3OH रिएक्ट करेगा कॉपर अंडर 573 केल्विन, दे क्या देगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसको मैं आइसोब्यूटिलीन भी कहता हूँ, ठीक है, कॉमन नेम पे। प्लस यहाँ पे वाटर निकलता है। देख लो, टर्शरी फिर से यहाँ पे डिफरेंट अपने अलग रास्ते निकल गया। टर्शरी अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ कॉपर इन दी एलिवेटेड टेम्परेचर, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्या देखने को मिला? ये आइसोब्यूटिलीन देखने को मिला, एंड मुझे वाटर यहाँ पे निकलता हुआ दिखा। ऑल दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स मेरे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। चलिए अब 10-15 मिनट में जल्दी से फिनिश करते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन विद फिनॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? हम यहाँ पे रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहला राइमर तीमन रिएक्शन,
Kolbe's reaction, oxidation, and fourth one, which is the last, that is electrophilic substitution, जिसके अंडर हम नाइट्रेशन देखेंगे एंड हेलोजेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बैकवर्ड्स। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना आप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम किसकी देख रहे हैं, पहले तो फिनॉल्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फिनॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में बहुत काम आता है, यानी यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर O पे पॉजिटिव H, आगे चलें तो ये यहाँ पर आया, नेगेटिव इधर आया, तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, आगे चलें तो ये यहाँ पर आया, ये ऊपर आया, यानी नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। इसके बाद देखें तो इधर आया, इधर, एंड ये ऊपर गया, तो OH फिर से लोन पेयर आ गए एंड यहाँ पे ये आ गया। तो ये मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ध्यान से देखना, क्या मेरे फिनॉल्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाती है? बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, यानी जो मेरा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में जाता है। ठीक है, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही जाने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताए थे। अब इसका रिएक्शन अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं कि अगर मैं अपने OH को रिएक्ट करवा दूं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मुझे दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने को देखने को मिलते हैं। OH के साथ NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, जिसको मैं बोलता हूँ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, साथ में OH के साथ मेरा NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, जिसको मैं बोलता हूँ पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफेनॉल यहाँ पे मेरा मेजॉरिटी में मिलता है, बिकॉज ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबल है ना, देखो सिमेट्री आ गई ना यहाँ पे। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मुझे माइनर देखने को मिलता है, ये यहाँ पे क्या है, मेजर। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NO2। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो गई। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल यहाँ पे स्टीम वोलाटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर यानी विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके होती है। तो इसके बारे में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सिर्फ बात ही कर रहा हूँ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के बारे में, तो ये क्या था मेरा ऑक्सीजन OH एंड यहाँ पे क्या लगा है NO2, दैट इज N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो होता क्या है, ये सिंगल बॉन्ड O इस OH के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख रहे हो, ये ऑर्थो पोजीशन में था बिकॉज, तो इस OH ने एंड NO2 के बीच में क्या हो गई, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के थ्रू इनमें क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बना है ये मेरा स्टीम वोलाटाइल है, स्टीम वोलाटाइल है। ठीक है, वेयर एज पैरानाइट्रोफेनॉल मेरा लेस वोलाटाइल होता है, बिकॉज वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो पैरानाइट्रोफेनॉल के बीच में बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है बाहर की तरफ। यहाँ पे इंटर था, वहाँ पे यहाँ पे इंट्रा था, यानी मुझे देखने को मिला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे देखने को मिलेगी, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएजेंट में क्या डाला था, वैसे डाइल्यूट HNO3।
अगर इस सेम फिनॉल में मैं डाल दूँ कंसनट्रेटेड HNO3 तो मुझे मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसके बारे में हम पहले भी आई गेस डिस्कस कर चुके हैं जब हम इसकी नोमेनक्लेचर वाली वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो OH के साथ इधर भी मुझे NO2 मिला, इधर भी NO2 मिला, नीचे भी NO2 मिल गया, ठीक है। और कंसनट्रेटेड HNO3 के बाद मिला। इसका कॉमन नेम भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं जो होता है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जब मेरा फिनॉल रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। एंड जब मेरा फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ दो प्रोडक्ट्स, एक क्या है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक क्या है पैरोनाइट्रोफिनॉल। ये स्टीम वोलेटाइल होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये लेस स्टीम वोलेटाइल होता है बिकॉज इसमें इंट्रा ये होता है जहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल, एंड इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ दो ऐसे पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में बॉन्डिंग होती है जो इसको लेस वोलेटाइल बना देता है, ठीक है। तो अगला हम डिस्कस करते हैं हैलोजनेशन कैसे होती है हमारे फिनॉल में। तो अगर मैं अपना फिनॉल लेता हूँ एंड इस फिनॉल में मैं डाल देता हूँ ब्रोमीन इन CH2, यहाँ पे ऐसा रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ। लेस एलिवेटेड टेम्परेचर है, इतना भी नहीं है, 273 केल्विन रूम टेम्परेचर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या देखने को मिलते हैं, दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, यानी OH के साथ Br इधर लगा है एंड OH के साथ Br इधर लगा है। इसको मैं क्या कह दूंगा, हाँ अगेन मेरा ये पैरा वाला क्या है मेजॉरिटी है, और ये क्या है मेरा माइनॉरिटी है, ठीक है। ये मेरा मेजॉरिटी है मेजर, एंड ये मेरा माइनॉरिटी है, ठीक है। So when phenol is treated with bromine in solvents of low polarity such as CHCl3 और CH2, ये CH2 की जगह हम CHCl3 भी यूज़ कर सकते थे अगर ये लो पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें देखने को मिलता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। बट अब इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन डाल दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गैस करो क्या देखने को मिलेगा। OH के साथ ब्रोमो ग्रुप इधर भी, ब्रोमो ग्रुप इधर भी, ब्रोमो ग्रुप इधर भी, ठीक है। ये मेरी क्या है वाइट PPT है, क्या है वाइट PPT, और इसका नाम क्या हो जाएगा आप खुद बताओ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसके अंडर हमने हैलोजनेशन देखा, एंड हमने इसके पीछे इससे पहले क्या देखा था, नाइट्रेशन देखा कि कैसे नाइट्रो ग्रुप मेरा ऐड होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में, ठीक है, सिंपल था, फाइन। तो ये यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला देख लेते हैं कि कोलबेस रिएक्शन क्या कहता है। अगला हम देख रहे हैं कि कोलबेस रिएक्शन क्या कह रहा है। कोलबेस रिएक्शन के लिए अगेन मुझे क्या चाहिए, एक फिनॉल चाहिए। फिनॉल में मैं डाल दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गैस करो क्या मिलेगा, डाउस प्रोसेस कुछ तो कर रखा होगा ना उसमें, क्या मिलेगा गैस करो, सोडियम फेनॉक्साइड का आयन मिलेगा, सिंपल। ये क्या है सोडियम फेनॉक्साइड। इसमें अगर मैं ऑन द फर्स्ट गो कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूँ एंड ऑन द सेकेंड गो प्रोटिक एसिड डालता हूँ जो H2SO4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, HNO3, ठीक है। यहाँ पे ये जो CO2 मेरा है ये बिहेव करता है ऐसा वीक इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी वजह से मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है फिनॉल के साथ COOH, और इसको मैं कहता हूँ, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आया था अभी पीछे, सैलिसिलिक एसिड,
जिसको मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये फिनॉल से भी ज़्यादा एक्टिवेटिंग माना जाता है, एक्टिवेटिंग स्पीशीज़ है। ठीक है, फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, के फॉर कोल बेस, और के वाली फोनिक साउंड में ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोल बेस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। ठीक है, फिनॉल है तो NaOH ज़्यादातर तो हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए इसने मुझे दे दिया है कि यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, जिसको मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलता हूँ। ठीक है, इसी में नंबर 3 पे हम डिस्कस कर लेते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो फिनॉल ही होगा। फिनॉल में अब ध्यान से देखना मैं क्या डालूँगा, एक लेस पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी ऊपर भी आया था हेलोजनेशन जब हमने करी थी, CS2 यूज़ करा था। CS2 यूज़ हो सकता है यहाँ भी, क्लोरोफॉर्म हम यहाँ पे अब यूज़ करके देखते हैं। यानी मैंने इसमें डाला क्लोरोफॉर्म, वो भी तो लो पोलर सॉल्वेंट ही था। क्लोरोफॉर्म को मैंने रिएक्ट करवाया एक्वस NaOH के साथ, यानी ये मेरे रिएजेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं फिनॉल्स में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मुझे यहाँ पे एक मिलता है राइमर थाइमन रिएक्शन में, और वो इंटरमीडिएट क्या होता है, फेनॉक्साइड आयन तो है ही, इसके साथ CHCl2 ग्रुप भी लगा होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं डालूँ और ज़्यादा NaOH तो मुझे देखने को मिलता है ONA, और यहाँ से CHO क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ONA आया और इधर CHO। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेप होता है लास्ट, वो देखते हैं पीछे। तो देखा क्या हमने कि मैंने फिनॉल में डाल दिया क्लोरोफॉर्म विच इज़ अ लो पोलर सॉल्वेंट, किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ। तो मुझे यहाँ पे मिला एक इंटरमीडिएट जो था O नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में CHCl2। यहाँ पे मैंने डाला और ज़्यादा NaOH बिकॉज वो एक्सिस में था, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, O नेगेटिव Na पॉजिटिव CHO। देख रहे हो, ये CHCl2 था, यहाँ पे आके चेंज हो गया CHO में। यहाँ पे मैंने डाला प्रोटिक एसिड जो कि मुझे प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, और मुझे यहाँ पे मिल के आ जाएगा OH के साथ CHO। एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हमें यहाँ पे लगता हुआ दिखा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन, फिनॉल को रिएक्ट करवाया मैंने क्लोरोफॉर्म लेस पोलर सॉल्वेंट यानी एक्वस NaOH के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ। इंटरमीडिएट मुझे यहाँ पे मिला ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन के साथ लगा हुआ CHCl2, इसमें और NaOH रिएक्ट करवाया तो ONA पॉजिटिव के ऑर्थो टर्म्स पे मुझे देखता हुआ मिला एक CHO, यानी कि यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डो ग्रुप तो यहीं पे आ गया। इसको मैंने रिएक्ट कराया फिर से प्रोटिक एसिड के साथ जो मुझे प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, एंड मुझे लास्टली फाइनली फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन के टर्म्स में एक एल्डो ग्रुप लगता हुआ दिखा। ठीक है, फाइन। इसी के साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मैं फ़िनॉल लेता हूँ एंड फिनॉल को रिएक्ट करवाता हूँ जिंक के साथ, तो मुझे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड, वहाँ पे सिर्फ H बचता है, यानी बेंजीन रिंग मिलती। तो जब फिनॉल को मैं रिएक्ट कराता हूँ जिंक मेटल के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो मुझे बेंजीन मिलता है प्लस जिंक ऑक्साइड, ये कन्वर्जन्स में काम आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीसरा भी देख लिया जो कि एक नेम रिएक्शन था। हमने क्या देखा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया, हैलोजनेशन नाइट्रेशन, कोल्ब्स रिएक्शन भी देख लिया, रेमर-तेमन रिएक्शन भी देख लिया। लास्ट डिस्कस करते हैं फोर्थ वन जो है हमारा ऑक्सीडेशन, फिनॉल की ऑक्सीडेशन। यानी मैंने क्या लिया,
अपना फ़िनॉल लिया, फ़िनॉल को मैंने रिएक्ट करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7, एंड मुझे मिल क्या गया यहाँ पे ये देख लेना। दो बॉन्ड इधर लगे थे, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर मिला, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन नीचे देखने को मिला मुझे। एंड ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे है इसको मैं नाम देता हूँ बेंजोक्विनोन। क्या नाम दिया इसे? बेंजोक्विनोन। ठीक है, फाइन है, यही था। मोरोवर अगर मैं बात करूं जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया था, ये जो स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे मिली थी इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको और कुछ भी बताऊँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा था, मतलब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, एक लो पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया था विच इज़ CHCl3। अब क्वेश्चन आपके पता है क्या बन के आ सकते हैं? क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं कि इसी रेमर तेमन रिएक्शन में अगर मैं यूज़ करता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी हम क्लोरोफॉर्म के उसमें यूज़ कर सकते हैं, एंड इन दिस केस मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड मुझे देखने को मिलता है जब मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करता हूँ। ये आपके MCQs में आ सकता है। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे बेसिक सा सैलिसिल्डिहाइड ही देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल। एक हम यहाँ पे एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे बेसिकली पता लग गया है कि हाँ चलो ये भी बता देना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है? बहुत सिंपल सा है वैसे तो। फिनॉल में जब मैं रिएक्ट करवाता हूँ CH3Cl, जो मेरा एक एल्काइल हैलाइड है, दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ इन अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में, तो मुझे देखने को मिलता है OH के साथ CH3, दैट इज़ ऑर्थोक्रेसॉल। है तो पहले ही बता रखा है ऑर्थोक्रेसॉल, राइट। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है ऑब्वियसली दूसरा वाला भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ OH के साथ जब मेरा CH3 नीचे लगा होगा विच इज़ पैराक्रेसॉल। तो पैराक्रेसॉल भी मिलता, पैराक्रेसॉल मेजर है या ऑर्थोक्रेसॉल? तो मेजर तो यहाँ पे बेटा पैराक्रेसॉल है ड्यू टू सिमेट्री फैक्टर, और ये माइनर है ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, तो फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, तभी इसको एल्काइलेशन कह रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl गेट ऑर्थोक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। पैराक्रेसॉल यहाँ पे ज़्यादा एक मेजर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है बिकॉज से पैरा पोजिशन पे रखा है, सिमेट्री फैक्टर है, और यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन पे हमें एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देखने को मिला है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स ख़त्म होती है, फाइन। एंड अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की भी ट्रिक्स बताई थी आपको पिछली वीडियो में, टू लर्न दैट, वहाँ पे अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों की बताई थी। इधर मैं आपको फिनॉल्स की एक प्यारी सी ट्रिक बता देता हूँ। फिनॉल्स की ट्रिक, फिनॉल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ट्रिक है BSNROK। ठीक है, BSNROK है क्या? ये बेसिकली मेरा नाइट्रेशन है, तो मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करूँगा? बसंती रॉक, बसंती रॉक। ठीक है, जहाँ पे B से मेरा हो जाएगा ब्रोमिनेशन, S से मेरा हो जाएगा सल्फोनेशन, NIT नाइट्रेशन, रेमर तेमन रिएक्शन,
एंड अगला क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन के बाद लास्ट वन इज कोलबेस रिएक्शन। ठीक है, और ये ट्रिक बताते बताते ही मैंने देखा कि हमने सल्फोनेशन भी डिस्कस नहीं किया, तो चलिए जल्दी से एक लास्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरे फिनॉल्स हैं, सल्फोनेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। सल्फोनेशन में हम देख रहे हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। फिनॉल मेरे दो तरीके में रिएक्ट करेंगे, एक लो टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो जब ये लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, दैट इज़ 288 से लेकर 293 केल्विन के बीच, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एंड एक दूसरा देखेंगे जब ये H2SO4 से ही रिएक्ट करता है बट अंडर हाई टेम्परेचर, हाई एलिवेटेड टेम्परेचर 373 केल्विन। तो मुझे मिलता क्या है यहाँ पे, इधर मुझे OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन के रिस्पेक्ट में SO3H देखने को मिलता है, जिसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये मेरा हो जाता है सल्फोनिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन में से क्या, और ये है क्या मेरा सल्फोनिक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका पूरा नाम बन गया। ठीक है, पर अगर ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे हो रहा है तो ऑब्वियसली बता दो, इतना कोई बड़ा ट्विस्ट तो होगा नहीं इसमें। OH के साथ मुझे यहाँ पे SO3H भी मिलेगा, विच इज़ 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज़ मुझे इसके रिएक्शन का ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है जब मैं अपने फिनॉल को रिएक्ट करवाता हूँ H2SO4 के साथ एक लो टेम्परेचर पर, एंड वही अगर मैं उसको हाई एलिवेटेड टेम्परेचर दैट इज़ 373 केल्विन टेम्परेचर से करवाता हूँ, तो मुझे SO3H जो मेरा यहाँ पे है दैट वो मुझे पैरा पोजीशन में देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसे क्या कहता हूँ, पैरा प्रोडक्ट कहता हूँ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी फिनॉल्स की, जो है बसंती रॉक, ब्रोमिनेशन डिस्कस किया, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, रेमर-तेमन, ऑक्सीडेशन, कोलबेस रिएक्शन। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बेस्ट क्लियरिटी मिली होगी। ठीक है, बाकी मैं बता दूं अल्कोहल एंड फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली है, MOP पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की भी, इन तीनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक 10-15-20 मिनट की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर योर ईज़ मैंने इस पूरे चैप्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट कॉर्नर में जाके अल्कोहल एंड फिनॉल्स पे जाके आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली देख सकते हैं, बिकॉज वहाँ से MCQ बहुत बनते हैं। और मैं बता दूँ यहाँ पे मैंने जो MOP वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको डाउस प्रोसेस यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड डायएज़ोटाइजेशन, जिसमें मैं और प्रिपरेशन कर रहा था, इनकी अगर आपने वीडियोस देखनी है, डायएज़ोटाइजेशन की भी एंड डाउस प्रोसेस दोनों से ही मैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कर रहा था, इन दोनों की मैकेनिज़्म की अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो भी अलग से अपलोडेड इस चैनल के प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, हैलो अल्केन वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और ये वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अल्कोहल फिनॉल। बाकी अब अगली वीडियो मेरी ईथर्स के ऊपर होने वाली है। ईथर्स 1 शॉट कंप्लीट करेंगे MOP एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो थैंक यू।